हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके स्टडी आईक्यू में। आज पढ़ेंगे इतिहास क्लास 6 का। एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहे हैं हम। इसके पहले की क्लास में काफ़ी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आज चैप्टर पढ़ेंगे 8, अध्याय 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। वहाँ पाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। अध्याय 4 हम पढ़ा चुके हैं। आप इसके पहले की क्लास को एक बार फिर से देख लें। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया है। अध्याय 5 भी हम पढ़ा चुके हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 में पढ़ा चुके हैं महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यहाँ पे औजार का सूची दिया हुआ है। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी, इसे हसुआ बोलते हैं। कुल्हाड़ी और सरसी। इस चार्ट में तुमने सिंचाई में आए परिवर्तन दिए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी है। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिंचाई से क्या परिवर्तन आए, यहाँ पे भरना है। सिंचाई से जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, ये अपने अनुसार हमें क्या समझ में है उसको यहाँ पे भरना है। आप लोग इसको भरेंगे और नहीं होगा तो फिर मैं आगे क्लास में बता देंगे। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हलवाह को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कैडेशियार और अदमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मधुरै चित्र 7:105 में जो दिया है आगे वो देखने को कह रहा है। ये कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है।
एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने के बाद से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रही बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम अब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बना प्रत्येक के लिए तय करो कि शहर में, गांव में, मतलब ये बता रहे कि कौन से लोग हैं जो शहर में रहेंगे, कौन से लोग हैं जो गांव में रहेंगे और कौन है जो दोनों जगह रह सकते हैं। उसका सूची बनाने को ये कह रहा है। शहर तथा गांव में रहने वाले लोग का बनाना है, गांव में या फिर शहर में। इसको एक लिस्ट की तरह बनाना है। जब हम इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो उसमें बता देंगे। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगल के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर पारकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, ये बनाया हुआ है। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों का या छप्पर के बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए हों। भविष्य में पुरातात्विक इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 जो 105 पेज नंबर पे दिया हुआ है उसको हम दिखाएंगे। भरूच ढूंढो, तब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। अब यहाँ एक छोटा सा दिया हुआ है बोरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बोरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे के यहाँ जहाज ला सकते थे। बोरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बोरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ। 2 ऐसी चीज बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अब टॉपिक है सिक्के। 82 पर ही दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहा सिक्के थे जो
करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। ये सबसे पुराने हैं जो 500 साल चले। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहर कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहर सिक्का कहा जाता था। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह का यात्रा करते हैं, ये भी बताना है। इस बुक के अंदर जो ये सब छोटा सवाल दिया रहता है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए इसको ज़रूर से बनाएं। और अगर नहीं बनेगा तो हम जब इसका सवाल सॉल्व करवाएंगे, बनवाएंगे, तो इसमें ज़रूर बता देंगे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, जो फिर मानचित्र 105 में दिया, उसमें देखने के लिए कह रहा है, बाद में हम इसको दिखाएंगे। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किले बंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रशस्त्र खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बना। अब यहाँ पे मथुरा के लोग जो क्या व्यवसाय करते थे उसका सूची बनाना है। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बता जो हड़प्पा में नहीं था, वो भी बताना है। शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों का काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों के श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा औजार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों से सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें
भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरफ जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की एक तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। इसके अंदर जितने भी सवाल है वो सब हम नोट्स के दौरान ज़रूर बताएंगे। आप सबसे पहले बुक को अच्छी तरह से सुन लें, 2-3 बार क्लास को चलाकर देख लें, उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकमेडु मानचित्र 7 को देखने के लिए कह रहा है। अरिकमेडु पुडुचेरी में ढूंढो। इसमें ढूंढना है 88 पेज में बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगने साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप्स, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्थ बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले की सूची बनाओ। अन्यत्र इसमें जो चैप्टर पढ़े उसका एक छोटा सा यहाँ पे दिया, उसको भी बताते हैं। मानचित्र 676 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जैसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल एम्पी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। इस तरह से आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 पढ़ेंगे और चैप्टर 9 है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। इसके सवाल को भी बनाएंगे। इसमें जितने सवाल आए हैं उसको भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।